हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में जब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आता रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से करें। इसमें हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। ये टॉपिक्स आप जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे प्रॉपर में, जब हम लोग सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम, डबल रिइंफोर्समेंट बीम और टी सेक्शन रिइंफोर्समेंट वाला जब वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा। बट मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे ओवरव्यूज आपको मिलते रहे, जिससे कि कम टाइम में कैसे मार्क्स को स्कोर किया जाता है। तो एक रिवीजन वाला पोर्शन में हम लोग इसको क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आज जो हमारे पास यहाँ पे जितना भी मिनिमम रिइंफोर्समेंट की हमको जरूरत पड़ती है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्यों जरूरत पड़ती है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उन सभी को मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो आपको सारा अच्छे से क्लियरली विजिबल है। एक बार मेरे को यस और नो बोल दीजिए। क्लियरली विजिबल है तो यस और फिर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू इसको स्टार्ट कर देते हैं। एक पॉइंट बताएंगे स्टूडेंट्स। जैसे हम लोगों ने, भाई आप सभी को पता है आरसीसी, आरसीसी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, आप सभी को पता है। अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि आरसीसी ये हमारे पास कंक्रीट और स्टील से या रेनफोर्समेंट से मिलकर के बना होता है। ये सभी को पता है भाई, कंक्रीट है और प्लस में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट भाई दो चीजों को लेकर के क्या है, इसको बनाया गया है। आज हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम लोग कंक्रीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट की बात, कि भाई जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपके माइंड में कौन कौन से केस आ रहे हैं, खुद से सोचो। आपके माइंड में कौन कौन सा केस आ रहा है कि भाई हम लोग जब आरसीसी करते हैं तो आरसीसी कहाँ कहाँ पे करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं, खुद से सोचिए। कि सर एक तो बीम होता है, दूसरा कॉलम होता है, तीसरा स्लैब होता है, चौथा फुटिंग होता है, पांचवा और क्या हो सकता है, स्टेयरकेसेस हो सकते हैं, छज्जा हो सकता है, बहुत सारी चीजें। वो हम आपको बताएंगे जब एस्टिमेशन कॉस्टिंग में मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा, स्पेशली टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल। उस टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा, तो वहां से तो आपको पता चल जाएगा। परंतु दैट टाइम यही कोड यूज होता है, वहां पे मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, ठीक है ना, किस तरीके से बैंड प्रोवाइड करते हैं, बैंड क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास कोड है। दिस कोड इज व्हाट, दिस कोड इज द IS 456-2000। ध्यान से देखते चलिए, ये जो हमारे पास हम लोग कोड देख रहे हैं, दिस कोड इज द IS 456-2000 कोड में हम लोग देख रहे हैं। अगर आपके पास कोड अवेलेबल है स्टूडेंट्स तो आप कोड को ओपन कर सकते हैं और आपको प्रॉपर बिग लेटर्स में दिखाई दे रहा है। ये 6.5.1 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये 26.5.1 है, 26.5.1। ये हमारे पास बीम के बारे में दे रखा है। आप सभी को पता है कि भाई जो टेंशन है, जो भी रिइंफोर्समेंट है, रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है कि सर जो भी टेंशन आएगा उस टेंशन को कैरी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। हम लोग कभी भी किसका यूज नहीं करते, कंक्रीट का यूज नहीं करते, बिकॉज कंक्रीट इज ए बेटर मटेरियल, बेटर मटेरियल्स आर स्ट्रांग इन केस ऑफ कंप्रेशन एंड शियर बट वीक इन केस ऑफ द टेंशन होता है। तो जो कंक्रीट है वो वीक है टेंशन में, इसीलिए ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो पहला हमारे पास आगे टेंशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई टेंशन रिइंफोर्समेंट का मतलब है जिसको टेंशन जोन में जिस रिइंफोर्समेंट को यूज किया जा रहा है उस टेंशन को हम लोग टेंशन रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, क्या सर कंप्रेशन में भी रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं? यस, कंप्रेशन में भी रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं। डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम जो होता है उस केस में हम लोग कंप्रेसर में भी क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं, बट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्टील बोलते हैं, ठीक है। ये टेंशन रिइंफोर्समेंट इट मींस व्हाट, जो टेंशन है, टेंशन के केस में जो स्टील प्रोवाइड की जा रही है उसे हम लोग टेंशन रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिए कि भाई मिनिमम रिइंफोर्समेंट एक तो होता है रिइंफोर्समेंट, एक होता है मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है और क्यों प्रोवाइड किया जाता है, पहला पॉइंट तो ये है भाई क्यों प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम रिइंफोर्समेंट, और रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है। तो टेंशन को कौन ले रहा है, रिइंफोर्समेंट ले रहा है, इसलिए तो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपके माइंड में आएगा सर मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, भाई कम से कम, मिनिमम रिइंफोर्समेंट का मतलब है कम से कम इतना रिइंफोर्समेंट आपके बीम में होना चाहिए, इतना रिइंफोर्समेंट होना चाहिए। इससे कम रिइंफोर्समेंट आपके बीम में मतलब अगर इससे कम है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट्स में जैसे क्या आएगा,
कि सर टेम्परेचर चेंज होने का मतलब लोड को छोड़ करके, मतलब लोड को छोड़ करके जो भी इफेक्ट्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उसके कारण क्रैक्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रीप हो गया या फिर श्रिंकेज हो गया, ठीक है ना, या फिर हमारे पास फटीग हो गया, मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं। उन क्रैक्स को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते ही करते हैं। हम मानते हैं कि अगर उसमें जरूरत नहीं पड़ रहा टेंशन का, फिर भी हमारे को मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या करना होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। उसका मेन मकसद यही है कि सेकेंडरी इफेक्ट्स को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर कितना यूज करते हैं, ध्यान से देखें, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट shall not be less than given by this formula। तो ये पॉइंट हमारे को ध्यान देना चाहिए स्ट्रेंथ, कि भाई जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ कोई भी एक बीम है, ध्यान समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कोड का हमारे पास क्या एनालिसिस है, इस कोड के एनालिसिस को हम लोग प्रॉपर्ली एक एक पॉइंट को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सभी का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, एक बीम है हमारे पास कुछ इस तरीके का जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारे को एक बीम दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरीके का हमारे पास एक बीम है, लाइक दिस, इस तरीके का बीम है स्ट्रेंथ, ये उसका एक क्रॉस सेक्शन है। मान लेते हैं स्ट्रेंथ ये हमारे पास है न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेंथ, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, एकदम अच्छे से समझते हुए चलेगा। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इस तरीके से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। एक सेकंड स्टूडेंट्स, हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, इस तरह के बीम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ क्या ले रखे हैं, जैसे ये हो गया रिइंफोर्समेंट, ध्यान समझिएगा, दिस इज द रिइंफोर्समेंट, दिस इज द रिइंफोर्समेंट एंड दिस इज द रिइंफोर्समेंट। आप कहेंगे सर गोला गोला जैसा रिइंफोर्समेंट होता है, यस, ये ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो ऊपर वाला कौन सा जोन है, कंप्रेशन जोन, और नीचे वाला कौन सा है, टेंशन जोन। above neutral axis compression, below the neutral axis tension in case of the simply supported beam, ठीक है ना, in case of सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये कैंटिलीवर बीम होगा तो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब टेंशन ऊपर कंप्रेशन नीचे। इन केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम जो रिइंफोर्समेंट होता है वो अबव द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया जाता है, देखे ना ध्यान से आपने, ठीक है। कोई कोई जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे हम आपको बताते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेना है, जो भी पॉइंट्स होगा हम आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई भी कैंटिलीवर बीम है, ध्यान समझते चलिए, दीज आर द बेसिक नॉलेज, ये हर स्टूडेंट के पास में होना चाहिए। जैसे आप इस पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लोड प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से आपने लोड प्रोवाइड किया, यस और नो, तो ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, यस और नो, ये बीम कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, बेंड कर रहा है लाइक दिस। इस तरीके से जब बीम क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, तो इसका ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ध्यान देखिए। तो इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है ये किसमें आता है, कंप्रेशन में आता है, इसमें आता है कंप्रेशन में, और ऊपर वाला में क्या आता है, टेंशन आता है। तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो गया। आप बताओ रेनफोर्समेंट कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, रेनफोर्समेंट्स आर प्रोवाइड इन टेंशन जोन। अब इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम बताओ टेंशन किधर डेवलप हो रहा है, टॉप पे या बॉटम पे, तो हम कहेंगे सर टेंशन डेवलप एट द टॉप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम टेंशन डेवलप एट द top of beam, okay, or above the neutral axis, okay। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इन केस ऑफ टेंशन, जैसे एचपीएससी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरीके से बीपीएससी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरीके से आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई जो ये रिइंफोर्समेंट है, इन केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अबव द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, और मतलब और भी दो ऑप्शंस दे रखे थे। तो हमने ध्यान देना स्टूडेंट्स,
ठीक है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर, ठीक है ना, इन केस ऑफ कैंटिलीवर, इन केस ऑफ कैंटिलीवर, ठीक है ना, रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है, टेंशन टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड above the न्यूट्रल एक्सिस। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिट्टू यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रख सकते हैं। ये कब हम लोगों ने देखा, जब हमारे पास बीम कैसा था, कैंटिलीवर बीम था। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर यही हम लोग देखते हैं, सेकंड वन इज व्हाट, ये हमारे पास आगे जैसे कि सिंपली सपोर्टेड है। ये बेसिक वीडियोस है स्टूडेंट्स, इनमें अगर आप पढ़ेंगे, यहां से हमारा जे का क्वेश्चन सही हो जाता है, अलग से हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना, इतना डेप्थ में ये हमारे पास हो गया क्या, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब स्टूडेंट्स आप लोड लगाएंगे लाइक दिस इज द यूडीएल लोड, आप सभी को पता है दिस इज द यूडीएल लोड, W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ठीक है। ये हमारे पास कितना स्ट्रेंथ, दिस इज आल्सो W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। जब ये बेंड करेगा तो ये बेंड किस कंडीशन में करता है और कैसे बेंड करता है, इन पॉइंट को हम लोग समझने की यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कोशिश कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्या करता है, बेंड करता है। जब इस तरीके से बेंड करेगा स्ट्रेंथ, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, वो न्यूट्रल एक्सिस तो इस तरीके से होगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया। तो इसमें ऊपर वाला कौन सा होता है स्ट्रेंथ, कंप्रेशन, ठीक है, ऊपर वाला कैसा होता है, कंप्रेशन, और नीचे वाला कैसा होता है स्ट्रेंथ, टेंशन, नीचे वाला कैसा है, टेंशन। तो बताओ रेनफोर्समेंट कहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, अबव द न्यूट्रल एक्सिस या बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग कहेंगे सर इन केस ऑफ द टेंशन मेंबर, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ simply supported beam, ध्यान देखते चलिए, in case of simply supported beam, okay students, in case of simply supported beam, reinforcement या फिर हम लोग कहेंगे टेंशन reinforcement, ठीक है ना, टेंशन reinforcement is provided below the neutral axis, below the neutral axis। हम लोग कहां पे प्रोवाइड करते हैं, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, टेंशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो ये पॉइंट हम लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेंथ एक और देखिए, जो यहाँ पे स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान से देखना, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है, जैसे दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, हम लोग जो देखेंगे वो इस तरीके का होता है, ठीक है। आप सभी को पता है, हम लोग सॉम में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होता है, एट न्यूट्रल एक्सिस बाइंडिंग स्ट्रेस इज 0, ठीक है। ये तो स्ट्रेन है, और आपको ध्यान देना है एट न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेन भी क्या होता है, स्ट्रेस 0 होता है, मतलब नो चेंज, ठीक है। दूसरा, जब आप इसमें क्या देखेंगे स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे, तो स्ट्रेस डायग्राम हमारे को स्ट्रेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये पहले कैसा होता है स्ट्रेस, रेक्टेंगुलर होता है, फिर ये पैराबोलिक नेचर का होता है, उसके बाद में यहाँ पे हमको जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, इस तरीके का है। ये हो गया हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे पास स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बताओ, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का हमारे पास है। दोनों पॉइंट हम लोगों को क्लियरली हो रहे हैं, समझ में आ गए, तो अब आपको यहाँ तक पता चल जाना चाहिए। चलिए हम अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक इज दिस स्ट्रेन, जब हम लोगों ने देखा कि भैया ये तो हो गया क्या C, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द T, ठीक है, ये हमारे पास क्या है T। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया कंप्रेशन और ये हो गया स्ट्रेंथ हमारे पास टेंशन। तो ध्यान से समझना स्ट्रेंथ, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज द स्मॉल d, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और स्ट्रेंथ ये जो ओवरऑल डेप्थ है, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल D। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम दीजिएगा, सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं स्ट्रेंथ, ये हमारे पास है स्मॉल d, दिस इज द कैपिटल D, दिस इज द स्मॉल d, और ये जो हमारे पास विड्थ है, दिस इज द स्मॉल b, ओके स्ट्रेंथ, दिस इज द स्मॉल b, इसे हम लोग स्मॉल b बोलते हैं। ये पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना है, दिस इज द स्मॉल b, दिस इज द स्मॉल d, दिस इज द कैपिटल D, ओके स्ट्रेंथ। चलिए अब हमारे को अब अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, मिनिमम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, मतलब AS by BD, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AS इक्वल टू 0.85 अपॉन में FY मल्टीप्लाई में स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास BD आ गया, ठीक है, AST मतलब मिनिमम, इससे कम रेनफोर्समेंट हम यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ द बीम,
अब स्ट्रेंथ ध्यान से देखिए, व्हाट इज द बी? बी इज द विड्थ ऑफ द बीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस स्ट्रेंथ स्मॉल डी। यहाँ पे ऑप्शन में जनरली कैपिटल डी लिख करके दे देते हैं, तो ध्यान देना कैपिटल डी नहीं आएगा, मिनिमम में मिनिमम ही मतलब छोटा डी आता है। तो स्मॉल ये हो जाएगा हमारे पास एजी अपॉन बीडी इक्वल टू व्हाट 0.85 अपॉन क्या होता है स्ट्रेंथ एफ वाई होता है। अब देखिए एजी ये ए मिनिमम है हमारे पास, व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम एरिया ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट। व्हाट इज द बी? बी इज द विड्थ ऑफ द बीम और विड्थ ऑफ द वेव ऑफ द टी बीम। अगर टी बीम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो क्या होता है स्ट्रेंथ विड्थ ऑफ द वेव ऑफ टी बीम होता है, या फिर विड्थ ऑफ द बीम। ये हमारे पास बी हो गया। व्हाट इज द डी? डी इज द स्ट्रेंथ इफेक्टिव डेप्थ होता है। ध्यान देना स्मॉल डी इक्वल टू किसके होता है? ओवरऑल डेप्थ डी माइनस इफेक्टिव कवर के इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है स्ट्रेंथ? इफेक्टिव कवर के इक्विवेलेंट होता है। इन पॉइंट को हमने क्या रखना है, ध्यान देना है। स्मॉल डी इज इक्विवेलेंट व्हाट? कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर के इक्विवेलेंट होता है। अब इफेक्टिव कवर क्या होता है स्ट्रेंथ? ये ध्यान दीजिए, जो हमारे पास बॉटम से लेकर के बॉटम ऑफ द बीम से लेकर के जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, रेनफोर्समेंट के सेंटर का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इसी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इफेक्टिव कवर हम लोग बोलते हैं। अब हमारे पास एफ वाई का स्ट्रेंथ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट। क्या स्ट्रेंथ? ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट है। ये डिपेंड करता है जैसे हमारे पास कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील है, Fe250, Fe415 और Fe500। हम लोग अपने कोड में ध्यान देखिएगा, हम लोग जो अपना क्या पढ़ रहे हैं, स्टील पढ़ रहे हैं, सॉरी आरसीसी। आरसीसी में हमारे पास 3 ग्रेड ऑफ स्टील है। तो जैसे हमारे पास हो गया Fe250, तो व्हाट इज द एफ वाई? इस केस में एफ वाई का वैल्यू कितना होता है स्ट्रेंथ? इसमें होता है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। दूसरा हमारे पास जो ग्रेड है स्ट्रेंथ वो है Fe415। ये स्ट्रेंथ हमारे पास हो गया एफ वाई इक्वल टू 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हमारे पास Fe500। ये हमारे पास स्ट्रेंथ एफ वाई इक्वल टू 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा स्ट्रेंथ। और ये जो हमारे पास इस स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, माय डियर, दिस स्टील इज नोन एज द माइल्ड स्टील। इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील। और ये दो स्टील है, इसे हम लोग बोलते हैं HYSD। सर HYSD का फुल फॉर्म हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ना है तो कौन से कोड आपको इंफॉर्मेशन देता है, विच कोड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द माइल्ड स्टील? तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोड है IS432। प्लीज रिमेंबर IS432 जो कोड है, इट गिव्स द डिटेल्स ऑफ द माइल्ड स्टील। अगर आपको माइल्ड स्टील के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी स्टडी IS432 कोड को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं। अगर सर हमको HYSD के बारे में पता करना है तो विच कोड? तो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन आस्क इन UPPSC, ठीक है, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पे कोड देखा था स्टूडेंट्स IS1786। तो ये कोड जो है ये हमारे को दे रखा है HYSD के बारे में। ये जो माइल्ड स्टील है ये दे रखा है IS432 के बारे में। तो हमारे को सर कितने कोड स्टडी करने हैं? कोड तो बहुत सारे स्टडी करने होते हैं, पर तो कुछ बेसिक कोड से वो आपको सारे पता होने चाहिए। IS800 2007 किसके लिए होता है? IS800 1984 किसके लिए होता है? IS456 2000 किसके लिए होता है? IS456 1978 किसके लिए होता है? IS432 किसके लिए होता है? IS1786 किसके लिए होता है? IS10262 2009 किसके लिए होता है? IS10500 2012 किसके लिए होता है? तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कैंस्टेंस वेरियस कोड्स हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस कोड्स। इन सभी कोड्स को आपको पता होना चाहिए। कभी भी एग्जाम आए तो आपने कर देना है सर इसका आंसर भी है। उसी तरीके से जैसे हम लोग अभी सर्विंग पढ़ते हैं वहां पे भी कोड की बात करते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से आपने जितने भी कोर्स है सबको डिस्कशन करते हुए चलना है। तो ये हमारे पास हो गए स्ट्रेंथ। और Fe250, Fe415, Fe500 है, तो आप सभी को पता है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार होते हैं। सर माइल्ड स्टील का क्या रोल है? माइल्ड स्टील्स आर जनरली यूज्ड इन केस ऑफ द स्टीरअप्स एंड लिंक्ड बार टाई अप, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, ये भी मैं आपको साथ में लिख दे रहा हूं जिससे आपको एकदम बहुत बेहतरीन नॉलेज रहे, इतना बेसिक ज्ञान हो जाए, आपको रियलाइज हो यस मेरे को आरसीसी में चंद लाइनें आती हैं, ठीक है ना, ध्यान देंगे।
Fe250 it is used for, ठीक है ना, टाई बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया, ये रिजल्ट अब आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट पता करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। एनी डाउट, बोलो। इसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो गया कि बी क्या है, यहाँ पे बी इज द वेट, डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ 0.85 है। व्हाट इज द एफआई? अब आपसे वो पूछेगा कि बताइए मिनिमम रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ द, देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स वो परसेंटेज पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी वो मिनिमम परसेंटेज पूछ लेता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, एक हो गया हमारे पास टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बी, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। भाई मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? भाई जो बीम है ना हमारे पास, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो माय डियर प्लीज रिमेंबर, इन केस ऑफ द टेंशन, इन केस ऑफ द कंप्रेशन, दो चीजें होती है हमारे पास, टेंशन में और कंप्रेशन में। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए। ध्यान देखिए, देखिए जैसे हम लोगों ने बीम बना लिया, सबसे पहले हम लोग बीम बना ले रहे हैं, दिस इज द बीम, ये स्टूडेंट दिस इज द क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिए, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। आप भी बनाइए साथ साथ में, डेप्थली नॉलेज हो जाएगा, डोंट वरी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इतना आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन तो यही काम है कि कहां पे क्या आता है। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स स्मॉल डी, ये हो गया हमारे पास कैपिटल डी। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग दो बार यूज करते हैं, दीज आर द हैंगिंग बार, इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग बार। हैंगिंग बार्स आर नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सिग्नल रिइंफोर्समेंट। ध्यान देना, जो सिग्नल रिइंफोर्समेंट होता है उसमें हम लोग इन बार्स का क्या नहीं करते स्टूडेंट्स, यूज नहीं करते हैं। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, लेटरल टाइज, इन सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमारे पास टाई, जो हमारे पास स्टीरअप्स है, दिस इज द स्टीरअप्स। अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई वी यूज हैंगिंग बार, तो हैंगिंग बार सपोर्ट द स्टीरअप्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। हैंगिंग बार, हैंगिंग बार्स यूज्ड फॉर सपोर्ट ऑफ स्टीरअप्स। और स्टीरअप्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, टू होल्ड द कंक्रीट, या जो भी हमारे पास क्या है ये रिइंफोर्समेंट है, इसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीरअप्स का यूज करते हैं। और भी आगे पढ़ेंगे कि भाई क्यों यूज किया जाता है। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये जो एक्सिस है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। अबव द न्यूट्रल एक्सिस दिस इज द कंप्रेशन जोन, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस दिस इज द टेंशन जोन। इतना पॉइंट क्लियर है ना, बताओ इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ये तो पॉइंट क्लियर है। अब आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, जो हमने, ध्यान से समझना, जो हमने ये रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है, ध्यान समझना, दिस रिइंफोर्समेंट इज नोन एज द AST। इसे कौन सा रिइंफोर्समेंट बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज द AST। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AST? AST का मतलब होता है, AST ध्यान देखिए, ये होता है एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट है। कौन सा रिइंफोर्समेंट बताओ, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। ध्यान से पहला, अब आप बताइए मैक्स, AST मैक्स, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितना यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। क्या स्टूडेंट्स, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, इसका मतलब क्या हो गया, 0.04 मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में कैपिटल बी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने सभी ने क्या रखना है, याद रखना है
कि भाई मैक्सिमम जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इट इज इक्विवेलेंट व्हाट, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ 0.04 बीडी के इक्विवेलेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सभी स्ट्रेंथ को क्या जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ये सभी स्ट्रेंथ को एकदम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। एएसटी मैक्स हमारे पास कितना है। अब स्ट्रेंथ, दिस इज द सिंगली रिइंफोर्समेंट, ये कौन सा बीम है, दिस इज नोन एज द singly reinforced beam। सर व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम, क्योंकि ओनली टेंशन में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट को यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो कंप्रेशन में भी इस स्टील को कंसीडर नहीं करते हैं, ये तो जो स्टील बार्स है ना, इस स्टील बार को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दो बार्स को यूज करते हैं, इन्हें कभी भी कैलकुलेशन में कंसीडर करके नहीं चलते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इन केस ऑफ डबल रिइंफोर्समेंट भी, ठीक है ना, इन केस ऑफ डबली, इन केस ऑफ डबली रिइंफोर्समेंट बीम, अगर आप डबली रिइंफोर्समेंट बीम की बात करते हैं स्टूडेंट्स माय डियर, इन केस ऑफ डबली रिइंफोर्समेंट बीम, डबली रिइंफोर्समेंट बीम में बात करेंगे तो इन केस, इन सॉरी एएससी, एएससी, एएससी का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएससी, इसको पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो हम लोग क्या कहेंगे, एएससी मैक्स, भाई मैक्सिमम कंप्रेशन जोन में कितना स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, दिस इज आल्सो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये हमारे पास है, तो इसे हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। ये दो रिजल्ट हो गए स्टूडेंट्स। अभी तक हमारे पास कितने रिजल्ट्स हम लोगों ने, अगर कोई मेरे से पूछता कि सर अभी तक मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, यार तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन सही हो, ठीक, इतना पॉइंट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना यूज कर रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ पे चलिए लिख देते हैं साथ में, आप लोगों के कल्याण के लिए। भाई मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, ये हो गया हमारे पास ए मिनिमम, ये होता है 0.85 अपॉन एफ वाई डिवाइड में, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी इंटू डी के इक्वलेंट होता है। ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन केस ऑफ द बीम। अगर सिंगली रिइंफोर्समेंट है, डबली रिइंफोर्समेंट है, देखिए एग्जाम में कभी भी जेई में जनरली बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एएसटी, एएसटी फाइंड करने के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि भाई मिनिमम कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम कितना यूज करते हैं, मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होता है, मैक्सिमम नॉमिनल कवर कितना होता है, ठीक है ना। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको परसेंटेज पूछा जाए कि परसेंटेज बताओ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए मिन डिवाइड में बीडी मल्टीप्लाई, इसको किसमें परसेंटेज में पूछा गया है, तो 0.85 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में स्टूडेंट्स क्या आता है, एफ वाई के इक्विवेलेंट आता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 85 बाय एफ वाई के भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आता है। चलिए, तो अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहां से आ रहा है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को देखते चलिए, आराम से अपने नोट्स को बढ़िया से बनाते जाइए। तो बताइए क्या आपको ये क्लियर हो गया, ए पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब आपको बी पॉइंट क्लियर भी हो गया कि भाई मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना है, 0.04 डी, सेल नॉट एक्सीड, सेल नॉट एक्सीड का मतलब होता है कि इससे ज्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने ये भी टॉपिक पढ़ लिया स्टूडेंट, 26.5.1 कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एएससी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, दिस इज नॉन एज द एएससी, मतलब मिनिमम रिइंफोर्समेंट। क्या स्टूडेंट्स, दिस इज द मिनिमम रिइंफोर्समेंट यूज्ड इन केस ऑफ व्हाट, इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें,
इसको हम लोग यूज करते हैं ESC मतलब डबल रिइंफोर्समेंट में। द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट shall not exceed, किससे ज्यादा नहीं हो सकता स्ट्रेंथ 0.04 BD से ज्यादा नहीं हो सकता, यही हमने लिखा है। कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट इन बीम शैल बी इनक्लोज्ड बाय स्टीयर्स फॉर इफेक्टिव लैटरल रेस्ट्रेंट, ठीक है। और दूसरा जगह हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ स्टीयर्स शैल बी क्लासिफाइड, जो भी हमारे पास स्टीयर्स का अरेंजमेंट है वो हमारे को यहाँ पे गिवन कर रखा है एजेंसमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है हमारे पास साइड फेस रिइंफोर्समेंट। क्या स्ट्रेंथ हमारे पास साइड फेस रिइंफोर्समेंट। अब आप कहेंगे सर साइड फेस रिइंफोर्समेंट क्या होता है? इट इज यूज्ड इन केस ऑफ द टी बीम। जनरली हम लोग इसको टी बीम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ध्यान देखिएगा। वेयर द डेप्थ ऑफ द वेव इन ए बीम, जो हमारे पास वेव है उसका डेप्थ अगर किससे एक्सीड हो जाता है 750 mm से ज्यादा होता है। इफ द डेप्थ ऑफ द वेव, जो हमारे पास डेप्थ ऑफ द वेव है वो अगर हमारे पास 750 mm से ज्यादा, तो एक काफी बार फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। When depth is increased, when depth of wave is increased by 750 mm, then we use side face reinforcement का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। Where the depth of the wave in beam exceeds 750 mm, side face reinforcement shall be provided along two faces। जैसे हमारे पास अगर ये वेव है, अगर इसका डेप्थ हमारे पास क्या है 750 से ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 750, तो दो फेसेस है ना, जैसे एक फेस ये हो गया हमारे पास, दूसरा फेस हमारे पास इस तरीके से होगा। ध्यान देना, साइड फेस रिइंफोर्समेंट का प्रोवाइड किया जाएगा व्हेन डेप्थ ऑफ वेव इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक्सीड 750 mm। दूसरा साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस, भाई एक ये फेस हो गया, दूसरा हमारे पास ये वाला फेस है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ये किससे कम नहीं हो सकता है स्ट्रेंथ? 0.1% से क्या नहीं हो सकता है? कम नहीं हो सकता है। ये पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। 0.1% ऑफ द वेव एरिया से क्या नहीं हो सकता? कम नहीं हो सकता। इन पॉइंटों को जिनको हम लोग ये बना रहे हैं उन सभी को आप याद रखिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डेप्थ ऑफ वेव, ये वाला देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यस, ये वाला पॉइंट हमारे पास है। तो दो पॉइंट क्लियर हुए हमारे पास कि साइड फेस रिइंफोर्समेंट को कब प्रोवाइड करेंगे? साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड व्हेन डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड 750 mm। उस केस में जो साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बोथ फेसेस, दोनों फेसेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जो रिइंफोर्समेंट है, जो भी वेव एरिया है उसका क्या किससे ज्यादा नहीं हो सकता है? 0.1% ऑफ वेव एरिया से ज्यादा नहीं हो सकता है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना है। और इसमें ठीक है, सेल भी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब जितना रिइंफोर्समेंट इधर आएगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑन टू फेसेस। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई जो स्पेसिंग है, मतलब जैसे ये स्पेसिंग है, कितना स्पेसिंग है हमारे पास, तो हम लोगों ने लिखा ऑन टू फेसेस एट ए स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। या तो वेव थिकनेस की बात करिए या फिर दूसरा हमारे पास क्या है 300 mm, इन दोनों में से जो कम होगा उसी को ही हम लोग लेकर के यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक साइड फेस रिइंफोर्समेंट क्लियर। साइड फेस रिइंफोर्समेंट में पहला क्वेश्चन क्या बनता है? साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन, तो हम लोग कहेंगे साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड 750 mm। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है इसको कितने फेसेस में प्रोवाइड करेंगे? हम लोग 2 फेसेस में प्रोवाइड करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कितना प्रोवाइडेड करेंगे? कि सर 0.1% ऑफ द वेव एरिया के इक्विवेलेंट हम लोग क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इनके बिटवीन स्पेसिंग क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे 300 mm और वेव थिकनेस व्हिचएवर इज मिनिमम, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा उसके बराबर हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यस और नो? अरे बोलो भैया, समझ में आया? तो इन पॉइंटों को हमने क्या करना है यहाँ पे समझना है। एक पॉइंट है, कोड से बाहर कभी भी किसी भी जे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये मैं आपको, आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के आइए, मैं आपको कोड में बता दूंगा वो क्वेश्चन कहां पे देखा है। हाँ, रेयर एंड रेयर भाई 50 क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन पूछता है तो कुछ एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल पूछेगा, परंतु उसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने IS 456 2000 को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है तो आप पिछले 10 साल के SSC जे के क्वेश्चन बना डालिए, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा जो आपसे ना बने, परंतु पढ़ना भी तो आना चाहिए ना कोड।
उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, बस काम खत्म हो गया। तो 2-3 पॉइंट है, उनको हमको क्या रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। ठीक है, तो आई थिंक दिस फर्स्ट पेज इज क्लियर। इसमें कोई भी डाउट? यस रेखा। कमेंट फास्ट। एनी डाउट? ओके, नो, गुड, वेरी गुड। तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये था, इसमें भी आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो ये सभी जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपने क्या रखना है, याद रखना है। एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सिंपल है। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिए स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारे पास हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हम लोगों ने देख लिया बीम में कि भाई मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा भी हमको कुछ जरूरत पड़ गया है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे शियर रेनफोर्समेंट के केस में उसको कब कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका मतलब क्रैश कोर्स टाइप भी हो सकता है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, परंतु वो सब आते नहीं है। जितनी छोटी छोटी चीजें हैं वो सब हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छा, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं स्टूडेंट्स, कलेक्ट कर रखे हैं फॉर यू। जैसे देखें हमने सारा कुछ कर रखा है। इसके बाद में हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ द कॉलम, पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास स्लैब के रिस्पेक्ट में। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम के केस में देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरा कॉलम आ गया 26.5.3 कॉलम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो आएगा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो कॉलम का केस है, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। हाँ हाँ, अच्छा ये कॉलम के केस में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज आल्सो इज कॉलम मिनिमम कवर, वो हम लोग बता देंगे स्टूडेंट्स, नॉमिनल कवर क्या होता है, मिनिमम कवर क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते चलिए, नॉमिनल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हमने क्या कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं टॉपिकों को। तो वहां से आपको एकदम क्या हो जाएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और प्रॉपरली आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्डअप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जॉइन, ठीक है। ओके, थैंक यू।